जी, अस्सलाम वालेकुम। हम मेरे ख्याल में सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वॉइस क्लियर ना हो या कोई मसला हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो वैसे मैंने एक ब्रीफ सा एक लेक्चर बनाया था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, पीपीएससी के जो लेक्चर के एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड। और मेरे ख्याल में हमारे पास अभी इस ग्रुप में जो लोग हैं, ये मोस्ट ऑफ अस जो हैं ये कॉमर्स लेक्चर के लिए अगर आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो उससे मुतालिक इंशाल्लाह आज हम बात कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ इट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन ही होगा। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो आपको आई होप आइडिया होगा। मैं थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद जो है आप लोग जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, कोई अपनी इनपुट देना चाहें दे सकते हैं। तो ये आपको आइडिया होगा कि ये 8 सितंबर इसकी डेडलाइन है, ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन है। और आपने चालान फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है पीपीएससी की वेबसाइट से, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है। अगर आप को प्रॉब्लम हो तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में उसकी फ़ीस जमा करवाएं। और उसका जो इमेज है वो वैसे भी अपने पास स्कैन करके आप रखें, और जब अप्लाई करेंगे तो उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपनी पिक्चर को आपको अपलोड करना पड़ेगा, और आपका जितना भी डेटा है एकेडमिक्स से रिलेटेड वो सारा आपने उसमें फीड करना होता है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट पे जो पोर्टल बना हुआ है उसमें। ग्रेड 17 की ये पोजीशंस हैं। और डायरेक्टली आपको लेक्चरर अपॉइंट किया जाता है पंजाब के किसी भी कॉलेज में। यू कैन बी पोस्टेड, आपको कहीं पे भी भेज सकते हैं। तकरीबन 730 से ज़ायद कॉलेजेस पंजाब में मौजूद हैं। और फिर इसके अंदर जब अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो उसमें पोस्टिंग के लिए भी सिस्टम यही है कि मेरिट बेस्ड होता है। मिसाल के तौर पर मेरी मतलब लाहौर में मेरी जब हमने 2015 में एग्ज़ाम दिया था तो अक्रॉस पंजाब मेरी सेकंड पोजीशन थी। और लाहौर का कोई कैंडिडेट जो था वो मेरे से ऊपर नहीं था, तो मैंने लाहौर में एक ही सीट उस वक्त वेकेंट थी तो वो मुझे मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल टाउन में जो कॉलेज है मैं वहाँ पर उसकी मेरी पोस्टिंग हुई थी। इसी तरह फिर जो दूसरे नंबर पर है वो आपके सामने सारी अवेलेबल पोजीशंस रख देते हैं, जो वेकेंट सीट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। और मेरिट वाइज आपसे पूछते जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 लोगों की सिलेक्शन हुई है, 10 सीट्स हैं, तो जो टॉपर होगा जो नंबर 1 पे होगा उसको ऑप्शन देंगे, वो कोई भी उनमें से सिलेक्ट करेगा, टिक करेगा। दूसरे नंबर पर जो होगा वो इसी तरीके से जो रिमेनिंग 9 होंगे उसमें से सिलेक्ट करेगा। तीसरे वाला जो है रिमेनिंग 8 में से करेगा, करते जाएंगे इसी तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपकी जो है ना वो पोस्टिंग कर देते हैं। तो बाकी ये है कि जॉब इस लिहाज से बहुत कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है कि आप लोग इसमें स्टडी भी कर सकते हैं। नॉर्मली कॉलेजेस के अंदर 8-9 बजे के बाद क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 12 बजे के करीब तकरीबन ऑलमोस्ट क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, या 1 बजे तक भी जाती हैं क्लासेस। तो टाइमिंग बहुत इसमें कन्वीनियंट है। और सेशन अक्सर जिस तरह अभी मार्च से ऑलमोस्ट ऑफ है हमारी क्लासेस जो हैं। दिस इज़ नाउ सितंबर, यू कैन सी। तो क्लासेस ऑफ चल रही हैं, तो कोई ऐसी ज़्यादा सख्ती वाला माहौल नहीं है, अच्छा माहौल है, पढ़ने लिखने वाला माहौल है। अगर आप खुद थोड़े प्रोग्रेसिव हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इस दफ़ा जो इन्होंने एडवर्टाइज़ किया है वो सिर्फ लेक्चरर की सीट्स अनाउंस की हैं, लेकिन 2017 में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भी सीट्स अनाउंस की थी। मेरी उसमें सिलेक्शन हुई थी ग्रेड 18 में। 2015 में मैंने लेक्चर की सिलेक्शन ली थी, 2017 में मेरी फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ग्रेड 18 में सिलेक्शन हुई थी। तो मुझे लाहौर से बाहर जाना पड़ा था क्योंकि लाहौर में सीट वेकेंट थी ही नहीं कोई। तो फैसलाबाद में मेरी उन्होंने उस वक्त जो है ना पोस्टिंग की थी। तो जो टेस्ट का पैटर्न है उस पर हम बात करते हैं। 100 नंबर का आपका एमसीक्यू बेस्ड वन पेपर एग्जाम है। और वो जिस तरह बबल शीट एक दी होती है आपने उसको फिल करना है। और उसमें 80% जो कंटेंट है वो आपका एकेडमिक्स से रिलेटेड होगा। एकेडमिक्स में भी जो आपका बीकॉम या बीएससी लेवल का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा फोकस उनका होता है, उस पर ज़्यादा जोर होता है। लेकिन अगर आपने जिस तरह बीबीए ऑनर्स किया हुआ है या एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, तो आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी होगी, तो उसमें से भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये मत समझें कि सिर्फ बीकॉम में से ही पूछा जाएगा आपसे। एनपीवी, आईआरआर जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उसके, बॉन्ड वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन, वैग क्या होता है, कैपम क्या होता है,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। MCQs दिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, न्यूमेरिकल चीज़ें उन्होंने आपसे सॉल्व नहीं करवानी, तो उसके लिए यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और जो 80% मार्क्स हैं एकेडमिक्स के, उसके अंदर जो ज़्यादा कंटेंट है वो, मिसाल के तौर पर 2015 का पेपर जो था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई थी। उसमें आप यूँ समझिए कि 10% इकनॉमिक्स के सवाल थे, 10% बिजनेस कम्युनिकेशन और इंग्लिश का जो कंटेंट था वो था। इसी तरीके से 10% आपकी जो अकाउंटिंग है उसमें से सवाल थे, 10% कॉस्ट अकाउंटिंग में से सवाल थे, इसी तरीके से बैंकिंग वाला जो पोर्शन है उसमें से कोई 10% सवाल थे। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। टैक्सेशन में से भी कोई 10% क्वेश्चन थे, वो भी अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और वर्सटिलिटी है, फिर आप इस एग्ज़ाम को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में आपकी कमांड है और बाकियों में नहीं है, फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है या मर्केंटाइल लॉ एक सब्जेक्ट है, उसमें भी जो है वो आपसे उसमें से भी पूछा जा सकता है। तो ये सारा एक ब्लेंड होगा। 2017 से इन्होंने इसमें 20% का जो पोर्शन है वो जनरल नॉलेज को भी शामिल किया है। जनरल नॉलेज अगेन ये भी एक ब्लेंड है। वैसे इसमें कोई 2 MCQs आपको मैथमेटिक्स के आ सकते हैं, कुछ 2 या 4 MCQs आपको इंग्लिश के आ सकते हैं, कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड हो सकते हैं, कुछ इस्लामिक स्टडीज़ में से आपसे पूछा जा सकता है जो बड़ी मोटी मोटी बातें हैं कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए अपनी ज़िंदगी में, कितने उम्रे किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे, मिसाल के तौर पर, ये मिसाल दे रहा हूँ। ये इस किस्म के सवाल आप इस्लामियत में से बना सकते हैं। और पाकिस्तान अफेयर्स में से भी पूछा जा सकता है, आपकी जो हिस्ट्री है पार्टीशन से पहले की या बाद की, उसमें से भी कुछ मोटी मोटी बातें पूछी जा सकती हैं। लेकिन मैं ये आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज सेंटर्ड होकर तैयारी ना करें। ये मत समझिए कि बस जनरल नॉलेज अच्छा होगा तो फिर कोई अच्छा होगा। आप उसकी वेटेज देखें, वो 20% है। आपका अगर मैथ्स अच्छा है तो उसमें परसेंटेजेस पूछी जा सकती हैं। जिस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जी 500 इज 20% ऑफ व्हाट नंबर, 500 जो है ये किस नंबर का 20% है। ये बेसिक सा एक मैथ्स है। अगर आप फाइनेंस में अच्छे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं, तो यू शुड बी एबल टू कंप्यूट दिस एट योर ओन। इसी तरीके से कुछ रेशियोज में पूछा जा सकता है। जिस तरह होता है ना कि जी बाप की उम्र जो है बच्चे की उम्र से आज 5 गुना ज़्यादा है, 20 साल बाद बाप की उम्र बच्चे की उम्र की जो है वो 2 टाइम्स रह जाएगी। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये एक 20% जो कंटेंट है, ये एक तो ये हो गया, आपने इसमें इसकी प्रेपरेशन करनी है। दूसरा अगेन पता नहीं आपको ये ठीक लगे या ना लगे, लेकिन ये होगा ऐसे। जो बीकॉम का पेपर होता है ना, 2 इयर्स बीकॉम, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है, जिसको अब उन्होंने ADP का नाम दे दिया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नाम दे दिया है, उसके ऊपर ज़्यादा सेंटर्ड होता है। इनका जो फोकस है वो ज़्यादा उसके ऊपर होता है। तो उसको भी आप लोग ज़रा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और अगर जाहिर है इफ़ यू डू नॉट हैव ऑल द बुक्स, अगर आपके पास वो सारी नहीं है किताबें, आप किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें। मॉडल टाउन लाइब्रेरी मौजूद है, वहाँ चले जाएं। जो भी कन्वीनियंट आपके करीब लाइब्रेरी है वहाँ से, या इंटरनेट से कुछ कंटेंट ले लें। लेकिन जो स्पेशली बीकॉम लेवल की के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने तैयार करना है बहुत अच्छे तरीके से। और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैं आपको कुछ कुछ मिसालें देता हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन है जैसे, तो इसमें 2015 में पूछा गया यूफेमिज्म क्या है। मतलब वो ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि क्या है, लेकिन वो आपको ऑप्शंस देंगे कि saying an unpleasant thing in a pleasant way is called, नीचे 4 ऑप्शंस दे देंगे, slanted statement, euphemism, और कुछ 2-3 ऑप्शन ऐसे बनाकर आपसे पूछेंगे। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप बता सकेंगे ये यूफेमिज्म होता है। यूफेमिज्म में आप अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट अंदाज से कहने की कोशिश करें। अकाउंटिंग में जिस तरह से सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, या जिसको आप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, इनमें से पूछा जा सकता है।
आमतौर पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे ये होता है कि डायरेक्टली न्यूमेरिकल सवाल करवाए जाते हैं कि जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे 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 आपने इसको सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट कर रहे हैं या इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं, तो इसको इस तरीके से आप करेंगे सॉल्व, ये बैलेंस शीट टैली हो गई, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन उसमें कंसेप्चुअल चीज़ें नहीं बताई जाती हैं आपको, तो ये एक अलमिया है। आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए मैं एक अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी एडवाइस करता हूँ, चाहे आप एफएम पढ़ रहे हैं, आप चाहे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोग उसकी थ्योरी को पढ़ा करें। टीचर नहीं पढ़ाते अक्सर, टीचर बस जो भी वजूहत हो सकती हैं, समटाइम्स खुद भी उनका इतना ज़हन नहीं होता, पढ़ा खुद भी नहीं होता, या समटाइम्स सेमेस्टर में ड्यूरेशन इतना कम होता है। तो लेकिन आप लोगों ने ये करना है कि आप मिसाल के तौर पर जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसकी जो थ्योरी दी हुई है उसमें से न्यूमेरिकल, तो वो बहुत थोड़ा सा पोर्शन है ना, थ्योरी को आपने खुद से प्रिपेयर करना है, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें, दिलचस्पी लेके जब पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, और शायद मैं आपसे ये सवाल पूछना भी चाहूँगा, आप लोग अगर ये बताना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा एडमिशन था एमकॉम में, एक यूनिवर्सिटी है बड़ी वेल नोन, उसमें मैंने बाद में खैर वहाँ पे पढ़ा नहीं, लेकिन एडमिशन के लिए मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरे से पूछा जी कि उन्होंने मेरे ग्रेड्स देखे जो बैचलर्स के थे, वो उसमें मेरा अकाउंटिंग वगैरह का फाइनेंस का स्कोर बहुत अच्छा था। उन्होंने मेरे से पूछा जी कि रोहेल व्हाट इज डी आर एंड व्हाट इज सी आर, मतलब डेबिट को और क्रेडिट को हम डी आर और सी आर क्यों लिखते हैं, बट देयर इज नो आर इन डेबिट, जो वर्ड डेबिट है इसमें आर तो नहीं है, ये क्यों लिखते हैं? अब ये बज़ाहिर बहुत बेसिक सा सवाल है, बड़ा छोटा सा सवाल था, बट आई वॉज नॉट एबल टू आंसर इट। उस वक्त मुझे इसका इल्म नहीं, हालांकि अकाउंटिंग में और एडवांस्ड अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे 90 से ऊपर नंबर थे 100 में से, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं था इसका जवाब। इस चीज़ से मैंने सबक सीखा कि थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर आपसे उन्होंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चीज़ें नहीं बनवानी, वहाँ पर आपसे उन्होंने यही सवाल पूछने। तो आप लोग अगर जानते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल से व्हाट इज डी आर एंड व्हाट इज सी आर। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक और मुझे बता सकते हैं, कोई जानता है आप में से? जी, बाज़ लोग इसको कहते हैं, इसका मतलब है जी डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड, ये भी मतलब नहीं है। ये अकाउंटिंग में ये आई थिंक कोई लैटिन वर्ड डिबेयर एंड क्रेडेयर से बेसिकली डिराइव किया गया है। डिबेयर आई थिंक लेफ्ट साइड को कहते हैं, और जो क्रेडेयर है वो राइट साइड को कहते हैं। तो डेबिट एंड क्रेडिट जो है ये इस तरीके से सर्टन किया गया। बहरहाल ये मैंने एक मिसाल दी है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सवाल बीपीएससी में पूछा जाए, मुख्तलिफ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है, कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर होकर जाना है। बैंक रिकन्सिलिएशन को कॉन्सेप्चुअली आप समझते हो कि ये क्या चीज़ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर पढ़ा है तो कॉन्सेप्चुअली आपको बताओ कि इंडोर्समेंट का मतलब क्या है, और क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, जिस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में आप प्रोसेस कॉस्टिंग, आपसे पूछा जाए प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है तो यू शुड नो इट, उसके बारे में कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊँ। एक तो है ना कि आपने सीपीआर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाई हुई है, आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीआर या प्रोसेस कॉस्टिंग किन कंपनीज के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरीके से जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है तो ये पता हो कि किन कंपनीज के लिए यूज़ की जाती है, किस किस्म के बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या आपसे पूछा जाए, बच्चे बताते हैं जी फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती। ये सी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तो कोई भी जानता है कि फिक्स नाम से पता चल रहा है कि चेंज नहीं होती होगी। तो इसको थोड़ा सा इलेबरेट करना है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो खैर मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड बता दिया। मैं आपसे पूछता हूँ कि जी पे बैक पीरियड जो है उसमें खामी क्या है। आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में पे बैक यूज़ करते हैं, एनपीवी यूज़ करते हैं, आईआरआर यूज़ करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स यूज़ करते हैं। इफ़ आई आस्क यू कि यार ये पे बैक में खामी क्या है, इस मेथड की एक वीकनेस बता दें, क्या ये आपको पता है? ये आपको बताने की पोजीशन में आपको होना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इकोनॉमिक्स है, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं,
बेसिक लेवल की जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो जिसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है, सप्लाई है, प्रॉफिट कंपटीशन है, मोनोपोली है, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आपको पता हो, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी सॉरी पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या होती है, तो उससे आप लोग वाकिफ हों। बिजनेस लॉ है तो बिजनेस लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉ ज़्यादा आपको पता है कंपोनेंट है, किस ईयर में हुआ था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन से साल का है, उसके एसेंशियल आइटम्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, और फ्री कंसेंट क्या है। फ्री कंसेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कोर्जन आता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, फ्रॉड आता है, इस तरह की चीज़ों से आप वाकिफ। तो ये बहरहाल इसका एक मोटा मोटा ओवरव्यू है। और एक चीज़ ये है कि 2017 के बाद इन्होंने जो इसकी नेगेटिव ग्रेडिंग है उसको भी बढ़ा दिया। आई थिंक इट वाज 0.25। पहले ये एक सवाल अगर आप गलत करते थे तो उसमें 0.25 या कह लें कि 4 सवालात अगर आपने गलत किए तो आपका एक नंबर उसमें माइनस हो जाता था करेक्ट आपके आंसर्स में से। तो अब इन्होंने उसको 0.5 पे ले गए हैं, यानी अगर आपके 2 सवाल अगर आपने गलत अटैम्प्ट कर दिए तो वो एक आपका जो करेक्ट आंसर था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्री स्टाइल नहीं खेल सकते आप, बहुत ज़्यादा तुक्के के ऊपर नहीं चला सकते काम। आपने बड़ा सिलेक्टिव होकर चलना है और बड़ी स्मार्ट तरीके से चलना है। जिन चीज़ों पे आपको 100% श्योर है उनको अटैम्प्ट करें, जिस पे 80% श्योर है उस पर भी अटैम्प्ट करें। लेकिन जिसका आपको कुछ नहीं पता, ज़ीरो है, मेरे ख्याल से उसको अटैम्प्ट करेंगे तो नुकसान देगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। तो अब ये है कि कोई सवालात अगर आप पूछना चाहते हैं तो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से अभी जो गुफ्तगू है वो यही है। बीबीए ऑनर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जीशान कह रहा है कि मुझे आवाज़ नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? अगर बाकी लोगों को आ रही है तो जीशान साहब सर आपकी आवाज़ आ रही है। ये फिर आपके जीशान साहब को आवाज़ इसलिए नहीं आ रही कि ये इन्होंने अपना जो है ना, मुझे लगता है जॉइन वाया ऑडियो नहीं किया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे आ रही है, बताएं। जी सर मेरा ये क्वेश्चन था कि रिसर्च पब्लिकेशंस की ग्रेडिंग कैसे होती है, इसकी बेसिस पे वो हमें स्कोर करते हैं? जो आपका लेक्चरर का जो सिलेक्शन है जी सर। उसमें रिसर्च पब्लिकेशन की आपको वेटेज नहीं मिलेगी। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आपको वेटेज नहीं मिलती। एसोसिएट प्रोफेसर जब ग्रेड 19 के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें वो कहते हैं जी कि आप उसमें आपको उसकी वेटेज मिलेगी। इसका जो जी जो ग्रेडिंग सिस्टम है मैं आपको उसका बता देता हूँ, एक मिनट ज़रा ठहरिएगा। ठीक है। इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है इसमें एक तो आपने सबसे पहली जो चीज़ है वो आपका टेस्ट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जी सर। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है और इसमें फिर आप सीट्स के हिसाब से, मैंने बात की थी पहले एक लेक्चर में भी, 5:1 रेशियो है। अगर एक वैकेंसी है तो 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 500 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर इसके अंदर माइनॉरिटीज़ का कोटा होता है और डिसेबल का भी कोटा होता है। जी जो सर। लोग किसी वजह से माजूर। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर आपकी आवाज़ आ रही है। जी कोई इंटरनेट का मसला हो गया था। अच्छा मैं ये बता रहा था कि हमारी दफ़ा तकरीबन 2015 में 17 सीट्स थी, जिसमें से एक माइनॉरिटीज़ के लिए थी, उसमें एक हिंदू सिलेक्ट हुआ था सिंध से, आसू राम उसका नाम था। और एक डिसेबिलिटी पे हमारा एक दोस्त है उस्मान, वो यहीं पे हमारे साथ कॉलेज में मेरा कुलीग भी रहा है, उसकी सिलेक्शन हुई थी। 2% उनका कोटा होता है, 15 लोगों की सिलेक्शन करते हैं, उन्होंने की थी वैसे ओपन मेरिट पे।
उसमें मैंने आपको बताया था शायद पहले, आप ये समझें कि टोटल 190 मार्क्स में से आपकी सिलेक्शन होनी है। 190 का जो ब्रेकअप है वो ऐसे बनता है, आप 100 नंबर का एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम में आपने सपोज 70 स्कोर किया 100 में से, तो उसको वो स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, यानी आपके 70 को जब दो पे डिवाइड करेंगे तो 35, और 100 को भी दो पे डिवाइड करेंगे तो 50, यानी आपके मार्क्स वो समझेंगे 35 आउट ऑफ 50, उसकी वेटेज को वो हाफ कर देंगे। ठीक हो गया? यानी आपका जो रिटर्न का जो टेस्ट का स्कोर है वो 35 में से 50, 35 नंबर होंगे 50 में से। ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप टॉप 5 लोगों में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अगर 100 सीट्स हैं या 20 सीटें हैं तो 100 लोगों में ऊपर के टॉप 100 में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू वाले दिन जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप जो क्लर्क हजरात हैं वहाँ पर, उनसे आपका वास्ता पड़ेगा। उनको आपने अपने एकेडमिक्स दिखाने होते हैं, ओरिजिनल डिग्री, सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट सारे आपने साथ लेकर जाने होते हैं। डोमिसाइल पंजाब का जो है वो आपने साथ लेकर जाना है, CNIC ओरिजिनल अपना साथ लेकर जाना है। और उन लोगों को आप जब वो देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स तो वो खुद ही आपके मार्क्स लगाएंगे एकेडमिक्स के। 40 में से नंबर लगाए जाते हैं एकेडमिक्स के। अगर आपका कोई गोल्ड मेडल है, रोल ऑफ ऑनर है, तो उसकी वजह से आपको 5 एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वेटेज है उसकी। अगर आपने MS या MPhil क्वालिफाई किया हुआ है, उसके 2 एडिशनल मार्क्स होते हैं, वो आपको दिए जाते हैं, वो एकेडमिक्स में डाले जाएंगे। फिर आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स सब के फर्स्ट डिवीजन अगर है तो उनके मार्क्स लगाए जाएंगे, सेकंड है तो उसके कम लगाए जाएंगे, उसके हिसाब से होता है। तो मतलब अगर आप यूं समझें कि 40 में से अगर आप 35 तक चले गए हैं ना, तो बहुत अच्छे नंबर लगे हैं आपके एकेडमिक्स में। तो ये आपके मार्क्स बन गए 90, 50 टेस्ट के, 40 एकेडमिक्स के। और आखिरी जो चीज होती है वो होता है इंटरव्यू, वो 100 नंबर का है। तो इंटरव्यू में जिस तरह आप हैं, आप गैरिजन से पढ़ी हुई हैं, आपको बोलना चालना अगर आता है, आप बेहतर अंदाज से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, एक्सेंट अच्छा है उर्दू का या इंग्लिश का, तो आई वुड रिकमेंड अगर वो वक्त आए, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोग अगर इसमें एग्जाम में गेट थ्रू करते हैं तो इंशाल्लाह उसमें हम सेशन भी रखेंगे। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था तो आई डिड नॉट स्पीक उर्दू एट ऑल। मैंने 1 मिनट के लिए भी उर्दू में बात नहीं की। उन्होंने मुझसे जो सवाल किया था मैंने उसका इंग्लिश में ही जवाब दिया था। तो ये हमारे एक सोसाइटी में ये चीज़ है। बहरहाल इसका आपको एज है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन ये मत समझें अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये ना समझें कि इंग्लिश अच्छी ना हो तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने सब्जेक्ट में अच्छे हैं, गोल्ड मेडल भी लिए हुए हैं, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल इसका आपको क्रेडिट मिलता है। अगर आपको आती है तो ज़रूर बोलो। मेरा AP का टेस्ट हुआ था, उसके इंटरव्यू में मैंने अगेन सेम पॉलिसी थी, मैंने उसमें कोई उर्दू में बात नहीं की। मेरे 100 में से 85 मार्क्स हैं उसमें। मतलब इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर मेरे आए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। हालांकि क्वेश्चंस मैं नहीं समझता कि सारे ठीक थे। उन्होंने मुझे जनरल नॉलेज के सवाल बहुत सारे पूछे। उन्होंने मेरे से पूछा जी अलेक्जेंडर कौन था, अलेक्जेंडर को कहाँ उसकी मौत वाक़या हुई थी, किस आदमी ने उसको रजिस्ट किया था इंडिया में, पाकिस्तान में। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट दे विल आस्क मी क्वेश्चंस रेलेवेंट टू माय सब्जेक्ट, लेकिन वो उन्होंने मुझे इस पे बहुत घुमाया। फिर उन्होंने पूछा जी किसी और अलेक्जेंडर को जानते हैं, मैंने ग्राम बेल का बता दिया। फिर किसी उसने क्या किया था, उसने ये किया था। किसी और अलेक्जेंडर को जानते हैं, मैंने फ्लेमिंग का बता दिया, उसने क्या किया था, मैंने कहा किसी और अलेक्जेंडर को जानते हैं। तो उन्होंने अलेक्जेंडर की खूब जो है ना स्प्लिटिंग द हेयर वाली बात है, खूब बाल की खाल उतारी। फिर और भी बड़ी मुख्तार सक्फी कौन था मेरे से उन्होंने पूछा, और बड़े चीज़ें जो मतलब जो है ना कि जी खिलाफत हज़रत अली के बाद किनको मिली थी। तो जो मुझे पता थी मैंने बताई चीज़ें कुछ। फिर वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके पास आपने जो पैनल होता है इंटरव्यू का, उसमें एक डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट आदमी होता है, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं। तो वो बहरहाल ज़्यादा वेटेज चेयरमैन के पास होती है, बाकी लोगों के पास भी वेटेज होती है। तो वो कुछ आप लोगों की सूटेबिलिटी फॉर द डिपार्टमेंट देख रहे होते हैं। आपके पास जो मतलब वो आपसे एक जनरल सा सवाल करेंगे जिससे ये वो जज करें कि आप डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल हैं या नहीं। एक साहब जो हैं जो सब्जेक्ट के, वो आपसे सब्जेक्ट के सवाल करेंगे, काफ़ी सारे पूछेंगे। तो लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, मैंने ये देखा है
कि वो आपको कंफर्टेबल करते हैं। कोई चीट नहीं करेंगे, कोई डिसग्रेस नहीं करेंगे। मेरा बहरहाल ये एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपने अपना काम किया हुआ है तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। बिल्कुल ये किसी बात को मत समझिएगा ये मतलब झूठ है सरासर। मैं अपने गैरिजन में आपको मल्टीपल मिसालें दे सकता हूँ जिनकी सिलेक्शन हुई है पीपीएससी में, लेक्चरर के लिए भी हो चुकी है, एपीज के लिए भी हो चुकी है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो आपने बिल्कुल ये नेगेटिव चीज ध्यान में नहीं लेकर आनी कि पता नहीं क्या हो जाएगा या सिफारिश चलती है दिस एंड दैट, ऐसा कुछ नहीं। जी सर। तो इसके अलावा कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सर इसके अलावा मैंने पूछना था मेडिकल सर्टिफिकेट का, इन्होंने कहा कि सर्विसेज हॉस्पिटल के एमएस से बनवाएं। सर और कहीं से बनवाया जा सकता है? इन्होंने अभी मांगा हुआ है? जी सर, बिफोर 8 मांगा हुआ है। बिफोर 8 सितंबर, लास्ट डेट से पहले सर, एप्लीकेशन रिसीव होने की लास्ट डेट से पहले। अच्छा, इट्स वेरी स्ट्रेंज, वैसे मुझे नहीं पता। आई विल सी। मैं वैसे हमारी जब सिलेक्शन हो गई थी, हमने जब कॉलेज जी में ज्वाइनिंग दे दी थी, तो कॉलेज का प्रिंसिपल जो है उसने हमें एक लेटर बना के दिया था लेटर हेड पे कि इनका जी जी मेडिकल करना है। वो एमएस के नाम पर वो एड्रेस करता है खुद से और वो जी बना के देता है। वो हम जाते हैं, एक दिन उस पर लगता है, आई थिंक 700-800 रुपया उस वक्त फीस थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी। तो वो मेडिकल होता था। इसका वैसे मुझे नहीं पता, मैं देखूंगा कि ये ऐड में उन्होंने दिया है, लेकिन ये टेस्ट से पहले मेडिकल करवाना मेरी समझ से वैसे बाहर है। टेस्ट में हजारों लोग आते हैं, हमने 15 कैंडिडेट जी सिलेक्ट हुए थे और 8-9 हज़ार एप्लीकेशन आई थी, तो वो क्यों सारे जाके सर्विस में टेस्ट करवाएं? मेरा तो नहीं ख्याल है जी सही, लेकिन मैं फिर भी देखूंगा इसको। जी सर। मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब इतने मतलब अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को करें तो मेरे ख्याल में लाखों में लोगों की तादाद बनती है, वो सारे सर्विस में होते हैं, तो पता नहीं सर्विस अस्पताल वाले किधर जाएंगे फिर। जी, इसके अलावा कोई सवाल पूछना चाहें पूछें। आप लोगों को मैं फिलहाल ये कहूंगा कि आपने सारा फोकस अपने टेस्ट पे करना है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमसे इन्होंने कहा जी कि मेरी डिग्री पे लिखा हुआ था एमबीए फाइनेंस। एक साहब जी उधर आए, शायद कॉमसेट से पढ़े हुए थे, उनकी डिग्री पे बस लिखा हुआ था मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बस एमबीए लिखा हुआ था, फाइनेंस नहीं था जी लिखा हुआ। उनको उन्होंने भेज दिया जी कि ये ठीक करवा के लाएं या लेटर बनवा कर लाएं, हम आपको 7 वर्किंग डेज दे रहे हैं, इसमें आप ला के जमा करवा दें, आपका प्रोविजनल इंटरव्यू टाइम देते हैं। हम्म अच्छा, मेरे पे क्या ऑब्जेक्शन लगाया जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर रहा था, कह रहे थे आपकी डिग्री पे सीजीपीए लिखा हुआ है, मार्क्स हम्म ऑब्टेन्ड क्यों नहीं लिखे हुए? मैंने कहा अब तो कहीं पे भी नहीं लिखे जाते, अब यूनिवर्सिटी सीजीपीए लिखते हैं, मार्क्स कौन लिखता है? तो कहते नहीं नहीं हम्म नहीं नहीं, आपने हमें मार्क्स बताने हैं या परसेंटेज बताएं कितनी है। एनीवे, बहरहाल मैं अपनी यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, एक दिन के अंदर उन्होंने मुझे वो एक मार्क्स का भी जो है ना वो ट्रांसक्रिप्ट निकलवा के दे दिया। फिर वो मैंने जाके वहाँ जी पे उसकी जो कॉपी थी वो जमा करवा दी, कोई मसला नहीं। आपको टाइम देंगे, ज्यादती नहीं होगी, हम्म ये आप बेफिक्र रहें। ये नहीं होगा कि आपका जनाब इंटरव्यू नहीं किया और आपको आपका बीबीए जी सर। ऑनर्स है, बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी से है, चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है इंशाल्लाह। थोड़े से लकीर के फकीर होते हैं क्लर्क लोग, तो वो मुझे एपी की बारी जब मेरा इंटरव्यू था तो मुझे ज़्यादा इंटरव्यू से ज़्यादा इनकी टेंशन थी कि पता नहीं क्या करेंगे। एक्सपीरियंस लेटर्स पे बड़े एतराज़ात लगा रहे थे, जी ऐसे नहीं होगा, वैसे करें वैसे। बहरहाल वो काफ़ी सारी बातें, लेकिन वो उसको अभी से आप अपने सर पे सवार करने का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बस अभी पढ़ें, अपने टेस्ट के ऊपर फोकस करें, होल हार्टेडली एग्जाम दें, बिल्कुल नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। और जिनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इमेजिन करें, मैं गैरिजन से गया था, उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, बल्कि मेरी जेब में बोर्ड मार्कर ही था, तो मेरे पास वैसे ब्लैक मार्कर भी था, लेकिन वो गैरिजन की हम 4-5 दोस्त इकट्ठे गए थे, तो एक दोस्त था साथ, उसने मेरे से ना मजाक मजाक में ले लिया, मैंने खैर उसको दे दिया। फिर मैंने उस बोर्ड मार्कर से ही सारा पेपर अटेम्प्ट किया था, वो इतना बड़ा बड़ा, वो बड़ी मुश्किल से मैंने बबल फिल की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैंने कोई सर्टन प्रेपरेशन नहीं की थी कि आप ये कहें कि जी फलां किताब या डोगर सन्स या कार्बन, मैंने तो वैसे इनकी शक्लें भी नहीं थी देखी। मेरी प्रेपरेशन ये थी कि मैंने डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए हुए थे, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाई थी, मैंने टैक्सेशन पढ़ाई हुई थी, उसमें सैलरीड पर्सन की इनकम पे कितना टैक्स है मुझे पता था, सेल्स टैक्स क्या है मुझे पता था, एडवांस्ड अकाउंटिंग पढ़ाई हुई थी, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई हुई थी,
और एनुअल सिस्टम में एमकॉम एक चलता था, उनको मैंने फाइनेंस, गिटमैन की सारी बुक मैंने पढ़ाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता था कि कहीं से भी पूछेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ उसका पता होगा इंशाल्लाह। तो आपकी सबसे बड़ी तैयारी तो ये है। तो यही मैं आपसे कहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करें। जिस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग के जो शुरू के चैप्टर हैं, अगर आप सोहेल अफजल की बुक पढ़ें तो सोहेल अफजल की बुक के जो शुरू के चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स, उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। उसके अंदर आपको मिलेगा कि फिक्स, जिस तरह मैंने शुरू में जो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ वहां पर आपने इन्हीं का जवाब देना है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। ये मैंने जो बोले हैं ना, ये बहुत सारे कह लें कि ये तकरीबन काफी चीजें कवर कर जाते हैं आपकी। तो इनमें से ही पूछा जाएगा आपसे, तो आप इनको प्रिपेयर करें, आपके कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर हों, इसी में से वो एमसीक्यूज बनाता चला जाएगा। टैक्सेशन है, उसमें आपको पता हो कि सैलरीड पर्सन को एग्जेम्पशन मिलती है, मेडिकल अलाउंस पे मिलती है, और फाइलर पे कितना टैक्स है, कुछ इस तरह की चीज़ें। मुअज़्ज़म मुगल की एक किताब है जो आम तौर पर पढ़ाई जाती है इनकम टैक्स में, वो देख सकते हैं। काजी शहजाद की बुक भी है, वो भी इनकम टैक्स, क्योंकि अपडेटेड होता है, हर साल नए रूल्स आते हैं, तो आपको उसका फेमिलियर होना चाहिए। अकाउंटिंग के मैंने जो कॉन्सेप्ट्स बताए जिस तरह बेसिक, वो पता होने चाहिए आपको। तो ये है, आई थिंक हमारे इस मीटिंग का टाइम 3-4 मिनट रह गया। तो कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछें, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। मुझे कोई और मटेरियल मिलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर कहेंगे तो हम किसी दिन सेशन रख लेंगे, एक पेपर सॉल्व कर लेंगे, ये भी किया जा सकता है, 2015 वाला पेपर या 17 वाला। आप हमें बुक्स की वो एक लिस्ट बता दें, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि गिटमैन की बुक पढ़ लें, इसके अलावा सुहेल अफजल की अकाउंटिंग की बुक को गो थ्रू कर लें, तो इस तरह बुक्स के नाम बता दें जो हम सारे, मतलब उनको तो एटलीस्ट लाजमी कवर करें। बिल्कुल सही है। इसमें यह है कि मैं आपको ये लिख के ग्रुप में भी भेज दूंगा, और वैसे जो मोटी मोटी बातें जैसे मैंने बताई हैं ना, जिस तरह लॉ में खालिद महमूद चीमा की किताब पढ़ाई जाती है, बिजनेस लॉ, तो वो एक अच्छी बुक है। अकाउंटिंग जो आपके यहाँ पर चलती है, क्योंकि बीकॉम सेंटर्ड पेपर है, तो बीकॉम में सोहेल अफजल साहब की किताब पढ़ाई जाती है, कॉस्ट अकाउंटिंग की भी, एडवांस्ड अकाउंटिंग की भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी, तो आप उस पर फोकस करेंगे ज़्यादा। टैक्सेशन में आप मुअज़्ज़म मुगल साहब की किताब पढ़ाई जाती है, उसको आप फोकस कर लें। मतलब उसमें तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि किस पे कितना टैक्स है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, वो कोई भी आप ले लें, सोहेल अफजल की बुक भी है, और भी राइटर्स हैं, सईद नासिर की भी है, मतलब जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वो आप आम भी किताबों से पढ़ सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन है, रिजवानुस सईद की एक आसान सी छोटी सी बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह की जो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस है, रियाज अहमद मियाँ की बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। पाकिस्तानी राइटर्स में वैसे मुझे बड़ी कम ही पसंद आती है, लेकिन इसकी किताब मुझे अच्छी लगी है, बड़ी नीयत से इन्होंने लिखी हुई है रियाज अहमद मियाँ ने, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, काजी शहजाद की बुक है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो वन पेपर, वन क्लिक सोल्यूशन, वन ट्वीट सोल्यूशन नहीं है कि आप बस एक किताब कारवान की ले लें और जान छूट जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, और टेक्स्ट बुक को पढ़ना है जिसमें इन डेप्थ नॉलेज होता है। जी देखें, जो टीचिंग, आप खुद भी टीचिंग कर रही हैं, जो लोग टीचिंग करते हैं उनको पता होता है कि इधर मैं बच्चे को अगर फंसाना चाहूँ ना, तो ये सवाल मैं से पूछूं तो ये फंस जाएगा। आप बस यूं ही सोच लें, जो आपका पेपर बना रहा है उसको भी बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे इसी तरह से पूछेगा कि जनाब, वो उसने ट्रिकी चीज़ें आपसे पूछनी है। वो चाहे देखने में बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, लेकिन वो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। बाकी मैं लिस्ट भेज दूंगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में। पेपर की भी कोशिश करेंगे, हम किस दिन सेशन रख सकते हैं, उसमें आपका एक पेपर हम डिस्कस कर लेंगे। जी सर। ठीक है जी, फिर आज के लिए ये काफ़ी है, लेट्स कॉल इट अ डे। तो इंशाल्लाह दोबारा से कोई मीटिंग अगेन इंशाल्लाह हम अरेंज करेंगे। तो आज इसको हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़ सर। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।